और एक शब्द आपने पढ़ा होगा सिकंदर महान, और पूरा नाम था सिकंदर महान मूर्ख। ठीक है, बड़ा आश्चर्य होगा कि महान मूर्ख, बल्कि हमने तो पढ़ा था कि सिकंदर तो महान है, ये मूर्ख किसने लिख दिया भाई? इसलिए उन्होंने खुद ही हत्या कर दी अपने परिवार वालों की और बैठ गए। पौरस ने एक वीरता का परिचय दिया यूनानी सेना के सामने कि भारत की सरजमी पर कायर पैदा नहीं होते, लेकिन जब मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को जब निकाला जाए तो मेरे जो शरीर के हाथ हैं वो मेरी अर्थी से बाहर होने चाहिए। और ये दृश्य जब सिकंदर की सेना ने देखा तो वहाँ पे डर गए। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो हमारा जो टॉपिक होगा वो अलेक्जेंडर के ऊपर होगा। और अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना होगा जिसे विश्व विजेता कहा जाता है। अब जो हम बात करेंगे वो पहली तो इस बात पे बात करेंगे कि अलेक्जेंडर को सिकंदर नाम से भारत में क्यों जाना गया और भारत से बाहर उसे अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हम बात करेंगे वो इस पॉइंट पे बात करेंगे कि अलेक्जेंडर को महान कहा जाता है कि वो बहुत महान शासक था। ठीक है, बात करेंगे कि उसके शासन में कितनी महानता थी, ठीक है, कितनी उसके शासन में कितनी आक्रामकता थी, उनके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखेंगे एसएससी एग्जाम में भी आप देखेंगे पीसीएस लेवल पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो आते हैं इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है अलेक्जेंडर। अब देखो, ये तो पता होगा कि अलेक्जेंडर कहाँ का निवासी था। तो अलेक्जेंडर था यूनान का, यूनानी शासक। देखो, अलेक्जेंडर को यूनान का शासक कहा जाता है, लेकिन वैसे जो अलेक्जेंडर निवासी था वो मकदूनिया का निवासी था। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो मकदूनिया वो कहाँ पे पड़ता है। देखो, जो मकदूनिया है वो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, और यूरोप में कहाँ पर है मकदूनिया? यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। और मकदूनिया के नीचे कौन सा देश पड़ता है? ग्रीस पड़ता है। ठीक है, तो वो मकदूनिया का निवासी था। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर था वो कहाँ का निवासी था? यूनानी शासक। तो निवासी कहाँ का था? मकदूनिया का। और मकदूनिया को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, मैसेडोनिया। ठीक है, मकदूनिया कह दो, मैसेडोनिया कह दो, दोनों एक ही नाम है। जैसे कुछ लोग भारत कह दें, ठीक है, हमारे देश को कुछ लोग हिंदुस्तान कह दें, कुछ लोग आर्यव्रत कह दें, तीनों एक ही जगह के नाम है। ऐसे ही मकदूनिया और मैसेडोनिया एक ही जगह के नाम है। ठीक है, जो यूरोप के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब जो था अलेक्जेंडर कहाँ का निवासी था? अलेक्जेंडर मकदूनिया का निवासी था। ठीक है, और ये जो था अलेक्जेंडर, इसका जो पिता था वो मकदूनिया का शासक था, फिलिप्स द्वितीय। यानी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो अलेक्जेंडर था इसके पिता का क्या नाम था? तो पिता कौन था? फिलिप्स द्वितीय था। और फिलिप द्वितीय कहाँ के राजा थे? मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, यानी जो निवासी थे मकदूनिया। ठीक है, और एक हम पहले थोड़ा इसका परिचय से लिख लेते, फिर मैं इसके बारे में आपको समझाता हुआ चलूंगा। अब आपने पढ़ा होगा कि इसकी गुरु का क्या नाम था। तो अलेक्जेंडर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। ठीक है, और अलेक्जेंडर के बहुत प्रिय घोड़ा था, घोड़े का नाम बौकेफला। ठीक है, घोड़े का नाम था बौकेफला, या कुछ किताबों में इसे बकाउफेला भी लिख दिया जाता है। तो बौकेफला या बकाउफेला ये किसके घोड़े का नाम था? अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था। ठीक है, अब देखो, अलेक्जेंडर विश्व विजेता या अलेक्जेंडर महान, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो, जो अलेक्जेंडर था वो कहाँ का था? मकदूनिया का। ठीक है, फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में यहाँ के शासक हुए मकदूनिया के। और जब मकदूनिया के शासक हुए तो कुछ समय के बाद उनके शासनकाल में एक विद्रोह हुआ, और जिस विद्रोह में इसके पिता फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। जिस समय हत्या हुई उस समय अलेक्जेंडर की जो आयु थी वो 20 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन बचपन में कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने एक ख्वाब देखा था विश्व को जीतने का। उसने कहा कि मैं सिर्फ मकदूनिया के साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहूँगा, यानी मैं एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करूँगा। ठीक है, माहिष्मती की तरह ही, जैसे बाहुबली का अपना एक साम्राज्य था, तो अपने समय का बाहुबली ही था अलेक्जेंडर। तो उसने कहा कि एक बड़ा साम्राज्य, यानी मैं पूरे विश्व पर शासन करूँगा। और कहते कि बचपन में ये जो महत्वाकांक्षा थी, इस महत्वाकांक्षा को उत्पन्न करने में उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान था, अरस्तु। ठीक है, अब अरस्तु उसके गुरु थे, तो बचपन से महत्वाकांक्षा उसके मन में पनपती आ रही थी। 20 वर्ष की अवस्था में इसके पिता का देहांत हुआ और 20 वर्ष में यहाँ का शासक बना। शासक बनने के बाद इसने
विश्व विजय अभियान की घोषणा कर दी और 1 वर्ष तक इसने अपनी सेना को तैयार किया, ठीक है। और 21 वर्ष की उम्र में दिग्विजय अभियान को शुरू कर दिया, यानी विश्व को जीतने के लिए सिकंदर के द्वारा अपनी सेनाओं के साथ अपने क्षेत्र से पलायन किया गया, ठीक है। और कहाँ से चला वो? मकदूनिया से, यानी मकदूनिया से चला। मकदूनिया से कहाँ पे आया? ग्रीस, जिसे यूनान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यूनान के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि पहले जो ओलंपिक खेल थे वो कहाँ पे हुए थे? यूनान में हुए थे, ठीक है। तो प्रारंभिक ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए? यूनान के अंदर, ठीक है। वो यहाँ से चला, यूनान से चलते हुए भूमध्य सागर को उसने पार किया। भूमध्य सागर को पार करने के बाद उसने कहाँ पे हमले किए? मिस्र में, ठीक है। उसने मिस्र के क्षेत्र को जीता। अलेक्जेंड्रिया एक शहर था मिस्र का, जिसे जीतने के बाद वो एशिया की तरफ बढ़ा। एशिया के बाद उसने कहाँ पे हमला किया? सीरिया। अब यहाँ पे उसकी जो इस समय जब वो सीरिया पर हमला करता है, जो सीरिया का राजा था वो सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर। अभी एक पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय सीरिया पर अलेक्जेंडर के द्वारा हमला किया गया तो उस समय सीरिया का राजा कौन था? तो सीरिया का राजा कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। उसने सीरिया पर हमले किए, सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। पराजित करने के बाद सेल्यूकस निकेटर को अलेक्जेंडर के द्वारा स्वयं का सेनापति बना लिया गया और बाद में सेल्यूकस निकेटर जो सीरिया का राजा था वो सेनापति बना जल सेनापति। तो उसका जो जल सेनापति था वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। एंटियोगस नाम का भी एक उसका सेनापति था जो उसके साथ कहाँ से चला था? यूनान से चला था, मकदूनिया से ही उसके साथ आया था, ठीक है। बाद में उसने सीरिया पर हमले किए। सीरिया पर हमले करने के बाद ईरान पर हमले किए। ईरान पर हमले करते हुए उसकी सेना अफगानिस्तान की तरफ बढ़ी। अगर हम देखें सिकंदर के आक्रमण के टोटल मैप को तो वो सिर्फ किस क्षेत्र पर? इस नए क्षेत्र पर ही हमला करते हुए भारत तक आया और इतने क्षेत्र को जीतने के बाद ही सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाने लगा, ठीक है। तो यानी वो यहाँ से हमले करते करते कहाँ पहुँचा? अफगानिस्तान तक। अब देखो, जब उसकी सेनाएं निरंतर पूर्व दिशा की तरफ हमले करते हुए बढ़ रही थी और भारत सरजमी की तरफ वो हमला करता हुआ बढ़ रहा था। अब देखो, कहते हैं कि भारत की सरजमी को जीतना सिकंदर का एक ख्वाब था, मतलब एक उसकी जिद थी कि सिकंदर की भारत की सरजमी को सिकंदर को हर हाल में जीतना था, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं। सिकंदर यहाँ पे उसका नाम पड़ता है। अब उसकी सेना यहाँ से निरंतर युद्ध करते 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 अफगानिस्तान के काबुल तक पहुँचती हैं और लगभग इस टाइम पीरियड में उसे 12 वर्ष लगते हैं, ठीक है। यानी कहते हैं कि उसका जो पूरा जीवन था, युद्ध जीवन था, वो 12 वर्ष का था और 12 वर्ष से उसकी सेनाएं इन क्षेत्रों में युद्ध करते करते भारत के क्षेत्र तक पहुंची थी, ठीक है। और 12 साल के युद्ध में वो कभी पराजित नहीं हुए। अब जब वो भारत की तरफ बढ़े तो एक उसकी सेना का डर भी उत्पन्न था, लोग डरते भी थे सिकंदर की सेना से। अब सोचो, कोई बंदा 12 साल से किसी से पराजित ना हो रहा हो तो उसकी सेना कितनी ताकतवर सेना रही होगी, ठीक है। बहुत सुसज्जित सेना थी और स्वयं वो अपनी सेना का नेतृत्व करता था। एक अच्छा सेना नायक और एक अच्छा योद्धा था सिकंदर, ठीक है। बात करेंगे अभी उसकी आक्रांता के बारे में। अब देखो, जब वो इसकी तरफ बढ़ा तो इस समय सबसे बड़ी समस्या किसके लिए थी? हमारे देश के लिए, यानी भारत के लिए एक समस्या थी यूनानी हमले से बचने की। देखो, अगर यूनानी हमले भारत पर सफल होते तो आज हम अपनी संस्कृति को भूल चुके होते और हमारे क्षेत्र में एक नई संस्कृति पनपती जो यूनानी संस्कृति थी, ठीक है। जिस समय वो इस भारत के क्षेत्र पर हमला करने के लिए आ रहा था, अगर हम देखें भारत में उस समय 28 ताकतें थी, ठीक है। जैसे आज के समय पर 28 राज्य यानी राज्यों में डिवाइडेड हो जाए भारत, ठीक है, और अलग अलग सीएम, तो ऐसे उस समय पर ये कंसेप्ट नहीं होता था लोकतंत्र वाला, राजतंत्र का शासन था और राजतंत्र में राजा वहाँ के शासक होते थे। तो 28 स्वतंत्र शासक थे, ठीक है। इस समय 28 स्वतंत्र शासकों में विभाजित था भारत और सिकंदर की सेना को अगर पराजित किया जा सकता था तो एक संगठन से ही पराजित किया जा सकता था। अगर 28 शासकों का एक संगठन बने वो ही पराजित कर सकता था। अगर कोई अलग अलग कोई भी राजा अगर सिकंदर की सेना के साथ लड़ता तो सिकंदर पराजित नहीं होता, ठीक है। अब देखो, वो इन क्षेत्रों को जीतते जीतते कहाँ पहुंचा? तक्षशिला। और जब वो तक्षशिला में गया तो तक्षशिला का इस समय राजा कौन था? आम्भी था। देखो, आम्भी वो भारतीय शासक था जिसने यूनानी सेना से बिना युद्ध किए ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए भारतीय इतिहास में आम्भी को पहला देशद्रोही कहा जाता है, ठीक है। उसने कोई युद्ध नहीं किया, वो डर गया यूनानी सेना की खौफ से। जब उसकी सेनाएं तक्षशिला की तरफ पहुंची तो वहां पर बहुत राजा
और आम्भी उन राजाओं के साथ यूनानी सेना का स्वागत करने के लिए खड़ा था। और वो किसका स्वागत कर रहा था? वो स्वागत कर रहा था अलेक्जेंडर का। ठीक है, जब वो वहाँ पे पहुँचा और उसने उस दृश्य को देखा, अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ। अब आप कहीं से निकल के जा रहे हैं और उस मोहल्ले के लोग आपका भव्य स्वागत करें, आपसे डर जाएं, आपका नाम सुनते ही आपके पैरों में पड़ जाएं, तो अब सीधी सी बात है, आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि भाई हमारा इतना बड़ा नाम है कि लोग हमारे नाम से ही डर जाते हैं। ठीक है, बिना युद्ध किए ही हमारे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अलेक्जेंडर बहुत खुश हुआ तक्षशिला के क्षेत्र में जो आम्भी ने उसके सामने आत्मसमर्पण किया और उसका एक भव्य स्वागत हुआ। ठीक है, उस समय बहुत मूल्यवान भेंटें उसको सुपर्द की गई, उसे समर्पित की गई आम्भी के द्वारा। और उसके बाद अलेक्जेंडर ने पूछा कि क्या तक्षशिला के सभी समीपवर्ती राजा यहाँ पे उपस्थित हैं आत्मसमर्पण करने के लिए यूनानी सेना के सामने? तो आम्भी ने कहा कि भाई सब उपस्थित हैं, लेकिन एक क्षेत्र का राजा उपस्थित नहीं है। उसने आने से स्पष्ट मना कर दिया। अब अलेक्जेंडर कहता है कि आपने बताया ना कि सेना के सामने आत्मसमर्पण करने की बातें हो रही हैं। उसने बताया कि हाँ, हमने कहा यूनानी शासक अलेक्जेंडर की फौज के सामने। उसने मना कर दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगा चलो ठीक है, उसे अभी आगे बात करते हैं, पहले यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं। अब देखो, जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसे अब एक नाम मिला, एक शब्द ईजाद हुआ, और एक शब्द कौन सा मिला? सिकंदर। जो अलेक्जेंडर है वो अब किस नाम से जाना गया? सिकंदर के नाम से। अब सिकंदर कैसे पड़ा, इस बात को समझते हैं। देखो, पूरे विश्व में इसे अलेक्जेंडर के नाम से ही जानते हैं, भारत में इसे सिकंदर कहते हैं। और एक शब्द आपने पढ़ा होगा, सिकंदर महान, और पूरा नाम था सिकंदर महान मूर्ख। ठीक है, बड़ा आश्चर्य होगा कि महान मूर्ख, बल्कि हमने तो पढ़ा था कि सिकंदर तो महान है, ये मूर्ख किसने लिख दिया भाई? कौन कह रहा है कि सिकंदर मूर्ख था? अब कैसे मूर्ख था, उस पर हम बात करते हैं। देखो, जब वो तक्षशिला में आया तो उस समय तक्षशिला बौद्धिस्ट लोगों की ज़मीन थी, यानी बहुत ज़्यादा बौद्धिस्ट धर्म के वहाँ पे साधु रहते थे। और सिकंदर ने बहुत कहानियाँ सुनी थी इस क्षेत्र की कि यहाँ पे लोग अमर भी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला है जिससे लोग अमर होते हैं, क्योंकि उसने कुछ धार्मिक कहानियाँ सुनी थी। जैसे महाभारत में एक आपने करेक्टर के बारे में सुना होगा, पितामह भीष्म, कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी तब तक उनकी इच्छा ना हो तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा अश्वत्थामा का, जो गुरु द्रोण का पुत्र था, कि भाई वो आजीवन यानी अजर अमर था, वो कभी मरा नहीं। लोग मानते कि आज भी वो जिंदा है, मतलब एक धार्मिक कहानी है। ठीक है, धार्मिकता के आधार पर मानते हैं। तो ऐसी कहानियाँ उसने सुनी थी, उसे लगा कि यहाँ कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले से वो भी अमर हो जाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। उसने जितने बौद्धिस्ट पकड़े और वहाँ समय पे जितने भी हिंदू धर्म के संत साधु थे, सबको पकड़ने के बाद उसने कहा कि भाई तुम्हें कोई ऐसा फॉर्मूला बताना है जिससे मैं कभी मरूँ ही नहीं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अजर अमर रहूँ। जब ये बात उन बौद्धिस्ट साधुओं ने सुनी, हिंदू साधुओं ने सुनी, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि यार एक मकदूनिया का राजा जो इतने बड़े क्षेत्र को जीत कर आया हो, जो निरंतर 12 वर्ष से निरंतर युद्ध लड़ता आया हो, उसे ये नहीं पता कि मृत्यु तो अंतिम है ना? जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना तो निश्चित है ना? जन्म के साथ ही हमारी अंतिम तिथि निश्चित हो जाती है, हमारी मृत्यु तय हो जाती है। ठीक है, उन्हें पता कि यार ये तो बहुत मूर्ख आदमी है, इसे मृत्यु के बारे में नहीं पता। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी हुई। यहाँ के जितने भी साधु लोग थे, बौद्धिस्ट थे, उन्होंने सिकंदर की सेना से पूछा कि क्या आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? क्या आपको जीवन से प्रेम नहीं है? हर किसी को जीवन प्रिय होता है, चाहे वो जीव हो, मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको जीवन प्रिय होता है। क्या आपको अपना जीवन प्रिय नहीं है? तो वहाँ पे सिकंदर की सेना ने कहा कि हमें अपना जीवन प्रिय है, इसलिए ही हम युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बात से बहुत आश्चर्य हुआ बौद्धिस्टों को भी कि भाई ऐसा क्या है कि मतलब आपको जीवन से क्या प्रिय है, क्या प्रेम है जो आप युद्ध कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया वहाँ पे। देखो, एक ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की भी बात है। अगर आपको कभी लगे कि भाई ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो चीज़ समझने के लिए पॉइंट बहुत बेहतर भी है। ठीक, अलेक्जेंडर का जब ये अपने देश से चला था और जब इसने विश्व को जीतने के लिए अपना अभियान शुरू किया था, तो उसने पूरी मकदूनिया में घोषणा की थी कि कौन कौन मेरे साथ विश्व को जीतने के लिए चलेगा। तो कहते हैं कि उस समय जितने भी मकदूनिया के लोग थे, अधिकांश लोग उसके साथ लड़ने के लिए खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा दल उसके साथ लड़ने के लिए खड़ा हुआ और सब लोग उसके महल की तरफ आ गए कि हम आपके साथ विश्व को जीतने के लिए चलेंगे। सब वहाँ पे उपस्थित हो गए। जब उसने इतने बड़े दल को देखा, इतने बड़े मतलब इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ।
उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने लोग उसके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। सीधी बात है, युद्ध पे लेके जा रहा है, पिकनिक पे तो नहीं लेके जा रहा है कि लोग उसके साथ चल देंगे, चलो भाई हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। युद्ध पे कुछ भी हो सकता है, मारे भी जा सकते हो, अंग भंग भी हो सकता है, ठीक है। तो निश्चित कुछ नहीं है क्या तुम्हारे साथ होगा, लेकिन फिर भी हो गए, क्योंकि मकदूनिया जो क्षेत्र था एक बंजर जमीनों का क्षेत्र था। उन्हें पता था कि सिकंदर जैसा व्यक्ति अगर इस क्षेत्र को छोड़ के चला जाएगा तो फिर हमारे पास ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो हमारे साथ लूटपाट कर ले, ठीक है। तो उन्हें लगा कि इसके साथ रहेंगे तो कम से कम खाने के लिए मरेगा, यहाँ तो भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन सिकंदर सबको साथ लेके नहीं जाना चाहता था, ठीक है। वो बिल्कुल ही भी आपको अपने साथ ज़्यादा बड़ी फौज नहीं रखना चाहता था। उसे पता था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे नियंत्रण करना उतना ही मुश्किल होगा, बड़ी फौज पर नियंत्रण करना उतना ही मुश्किल होता है छोटी फौज की अपेक्षा। उसने कहा कि मुझे 100 लोग नहीं चाहिए, मुझे 20 लोग चाहिए, और ऐसे 20 लोग चाहिए जो 100 को पराजित कर दें, जो डरे नहीं, निडर हो। अब वो भी आश्चर्य में रहता है कि भाई अब कैसे चुनाव हो, कैसे डिसाइड किया जाए कि किसको लेके जाना है, किसको नहीं लेके जाना है। उसने कह दिया कि ठीक है आप जाओ, मैं विचार करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बुलाऊंगा और उसके बाद हम निर्धारित करेंगे किसको फौज में जोड़ा जाएगा। अब सब चले गए अपने अपने घर पे। एक दिन फिर अलेक्जेंडर ने वही घोषणा की मकदूनिया के अंदर, और फिर उसी ताकत में लोग वहाँ खड़े हो गए कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तब अलेक्जेंडर ने एक बात को कहा, देखो मेरे साथ आप इसको जीतने के लिए चलोगे ठीक है, लेकिन एक बात अपने जहन में डाल लेना, अगर किसी भी युद्ध में अलेक्जेंडर पराजित हो गया तो मैं सबके सर काट दूंगा, और तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार वालों के भी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने अभियान में कहीं भी पराजय को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे अगर सिर्फ चाहिए तो सिर्फ जीत चाहिए और कुछ नहीं। जब ये बात उसने कही कि भाई मुझे जीत ही चाहिए, पराजय बिल्कुल भी नहीं, पराजित हुआ सबके सर काटते जाएंगे, अब बताओ कौन मेरे साथ लड़ने के लिए चलेगा। देखो इतने बड़े वर्ग में से मकदूनिया के सिर्फ 1/4 लोगों ने डिसाइड किया उसके साथ लड़ने के लिए, यानी 25% लोग मान सकते हो। उन्हें किया कि भाई हम आपके साथ चलेंगे, और ये वही 25% सैनिक थे उसकी फौज में जिन्होंने 12 साल तक निरंतर लड़ाई लड़ी, और 12 साल तक युद्ध कैरियर में कभी किसी से पराजित नहीं हुए, क्योंकि उनके जहन में ये बात डली हुई थी कि यदि हम नहीं मारेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर सेना से बच गए तो अलेक्जेंडर मार देगा, वो हमारी हत्या कर देगा। तो अगर जीवित रहना है तो मारना होगा, मारना पड़ेगा जीवित रहने के लिए। तो कहते थे कि हम जिंदा रहने के लिए मारते हैं, अगर हम जिंदा रहने के लिए नहीं मार पाएंगे तो सिकंदर हमको मार देगा, अलेक्जेंडर हमारी हत्या कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे पता चला कि भाई अगर आप अपने जहन में किसी भी बात को डालें तो कर सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है, संभव हर चीज़ होती है। आप देख सकते हैं इस बात को, सोचने वाली बात थी, वो भी सोच सकते थे कि ज़रूरी नहीं कि हर युद्ध हम ही जीतेंगे, हर दिन हमारा ही होगा, हमसे ताकतवर सेनाएं भी होंगी, हमसे ताकतवर राजा भी होंगे, हमसे ताकतवर साम्राज्य भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें पराजित ही कर पाएंगे, हमारी पराजय हो गई गलती से भी तो हमें तो ये मार देगा अलेक्जेंडर, हमारी तो मृत्यु निश्चित है, हम क्यों लड़ने जाएं। लेकिन वो फिर भी लड़ने गए उसके साथ, क्योंकि उनके दिमाग में लड़ने के दौरान ये बात बिल्कुल नहीं होती थी कि फौज कितनी बड़ी है, कितना बड़ा सैन्य बल है, बिल्कुल नहीं। उनके दिमाग में एक ही होता था कि जीने के लिए मारना होगा, ठीक है। तो ये बहुत मोटिवेशन की बात थी, इसलिए 12 वर्ष के युद्ध अभियान में कभी भी उसकी सेना किसी से पराजित नहीं हुई, ठीक है। जब वो 12 साल तक निरंतर युद्ध करता आया, जीतता आया, तो तक्षशिला के लोगों ने उसे एक नाम दिया सिकंद, ठीक है। अब सिकंद कौन है, सिकंद नाम क्यों दिया, क्योंकि तक्षशिला एक धार्मिक जगह थी और सिकंद भगवान शिव का पुत्र था। और कहते हैं कि भगवान शिव के पुत्र सिकंद ने अपने जीवन में कभी कोई पराजय नहीं देखी, वो हर युद्ध में विजयी हुआ, हर युद्ध में जीता। इसलिए तक्षशिला में उसे बौद्धिस्ट लोग सिकंद कहने लग गए, ठीक है, कि भाई ये तो सिकंद है, ठीक है। हिंदू जितने भी उस समय सनातनी धर्म के लोग जितने भी साधु संत थे, उनका सिकंद, ये भगवान शिव के लड़के की तरह है। और सिकंद शब्द को ही क्या कहने लग गए लोग, सिकंदर। और सिकंद ही किस में परिवर्तित हो गया, सिकंदर में हो गया। सिर्फ भारत की जगह पर ही उसे सिकंदर कहा गया, ठीक है। भारत से अलग उसे किस नाम से जानते हैं, अलेक्जेंडर के नाम से ही जानते हैं। और सिकंद उसका क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वो अपने जीवन में कभी किसी से पराजित नहीं हुआ और उसकी तुलना भगवान शिव के पुत्र सिकंद के साथ की गई, ठीक है। चलो अब देखो वो तक्षशिला में है, तक्षशिला में आम्बी ने उसके सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद उसने कहा कि भाई सारे समीपवर्ती राजा उपस्थित हैं, उसने कहा सब आए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। और वो व्यक्ति कौन था, पौरस। देखो
पोरस ने एक वीरता का परिचय दिया यूनानी सेना के सामने कि भारत की सरजमी पर कायर पैदा नहीं होते, भारत की सरजमी से बाहुबली निकलते हैं, है ना। यहाँ से एक महान योद्धा है। जितने बेहतर योद्धा हमारी सरजमी पर हुए पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए। लेकिन हमारी ये नीति नहीं थी कि हम ताकतवर हैं, हम समृद्ध हैं तो दूसरे को लूटें, दूसरे को दबाएं। ये हमारी नीति नहीं थी। हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले व्यक्ति थे, जियो और जीने दो। यानी ये हमारा कंसेप्ट नहीं था कि अगर हम ताकतवर हैं तो पड़ोसी को दबाओ, नहीं, ये हमारी नीति नहीं थी। हम ताकतवर होने के बाद अपने पड़ोसी का संरक्षण करते थे, ना कि उसे दबाते थे, ठीक है। और किसी क्षेत्र पर हमला करने का हमारा ये कोई रूल नहीं था, नियम नहीं था, क्योंकि हम खुद ही बहुत समृद्ध थे। अब देखो, जिसके पास घर में हर चीज़ होगी वो बाहर क्यों जाएगा? जिसके पास घर में कुछ नहीं वही बाहर जाएगा। इतना आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, ठीक है। अब देखो, पोरस उसने मना कर दिया कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करने वाला, ठीक है। और ये जो था वो एक छोटे से क्षेत्र का राजा था, झेलम और चेनाब नदी, ठीक है। झेलम और चेनाब की क्षेत्र का शासक था पोरस। अलेक्जेंडर को पता चला, उसे लगा कि यार कुछ तो दम होगा आदमी में जो मेरी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर रहा है, ठीक है। देखो, इस जो झेलम और चेनाब नदी की बेल्ट है, यहाँ पे बहुत लंबे थाड़े लोग होते हैं। और जो पोरस की जो हाइट बताते हैं, लगभग कितना बताते हैं, 6.5 फीट, ठीक है। अब देखो 6.5 फीट का पोरस, यानी काफ़ी दहिंग व्यक्ति था। जैसे बोलते ना कि भाई कटप्पा मिजाज का आदमी, जैसे कटप्पा, उसी प्रकार का एकदम लंबा थाड़ा व्यक्ति था पोरस, ठीक है। 6.5 फीट का आदमी। अब देखो, उसने कहा अलेक्जेंडर ने कि भाई एक काम करो, आप झेलम चेनाब के राजा ने पोरस को पत्र लिखो आत्मसमर्पण करने के लिए। पत्र लिखा गया और पोरस ने उस पत्र पे भी जवाब में मना कर दिया कि मैं समर्पण नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि जो पोरस था उसका जो खानदान था वो वीरता के लिए जाना जाता था और बिना युद्ध किए उसकी वीरता पर कलंक था। उसने मना कर दिया, मैं समर्पण नहीं करने वाला। अब उसने फिर दूसरा पत्र अलेक्जेंडर ने पोरस के लिए लिखवाया कि उसने कहा कि भाई ठीक है, दूसरा पत्र लिखो और उसमें कहो कि यूनानी शासक अलेक्जेंडर तुमसे मिलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि अलेक्जेंडर को लगा यार बंदा मना कर रहा है, कुछ तो दम होगा आदमी के अंदर, ऐसे थोड़ी मना कर देगा कोई, ठीक है। तो उसे लगा कि भाई दम है आदमी, तो इससे तो बात करना बनता है। तो उसने कहा कि भाई बात करना चाहते हैं। लेकिन रिप्लाई में पोरस ने क्या कहा कि यदि यूनानी आक्रांता मेरा चेहरा देखना चाहता है तो रणभूमि में आ जाए, ठीक है। मैं उसे खेमे में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, अगर उसे मेरा चेहरा देखना है तो युद्ध भूमि में आए, दोनों आमने सामने आएंगे, देख लेंगे एक दूसरे का चेहरा। ये सीधी अलेक्जेंडर को युद्ध चुनौती थी, ठीक है। अलेक्जेंडर को इस बात से अलेक्जेंडर बहुत गुस्से में आया और उसने तुरंत ही झेलम और चेनाब के क्षेत्र पर युद्ध करने का आदेश दे दिया, ठीक है, कि भाई वहां पे हमला करो, ठीक है, उस क्षेत्र पर। अब जब आदेश दिया गया तो तैयारियां शुरू हो गई झेलम नदी को पार करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब वो इधर आया तो इस समय मानसून आ चुके थे, ठीक है, लेकिन लगभग सितंबर मंथ का समय था। लेकिन मानते हैं एग्जैक्ट तो नहीं है, अनुमानित कि लगभग इसी समय पर वो तक्षशिला में उपस्थित था। और इस समय सितंबर अक्टूबर के दौरान में आप देखेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान में वर्षाएं होती हैं और जो उत्तर भारत की नदियां होती हैं वो समय बहुत ज़्यादा पानी के उफान पर होती हैं। तो ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से जो झेलम नदी थी उसमें उफान ज़्यादा था और इस नदी पर बांध बनाना मुश्किल था, उफान ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। अधिक उफान होने की वजह से बांध बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बांध बनाएंगे उसके बाद सेना एक छोर से दूसरे छोर पर जाएगी, ठीक है। पोरस ने जिस समय उसे कहा था कि अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो रणभूमि में आ जाएं, उसी समय पोरस व्यास नदी पर अपनी फौज को लेकर उपस्थित हो गया था, क्योंकि वो जानता था अलेक्जेंडर को कि युद्ध चुनौती मिलने के बाद सिकंदर चुप नहीं बैठेगा, ठीक है। बहुत रक्त पिपासु मिजाज का व्यक्ति था अलेक्जेंडर, ठीक है। और हमेशा अपनी सेना में डर बनाए रखने के लिए वो एक फॉर्मूला बनाता था, क्योंकि उसे पता था कि डर ही अनुशासन का नियम है। जहाँ डर नहीं वहाँ आप देखें अनुशासन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अपनी सेना में अनुशासन बनाने के लिए वो एक डर बनाए रखता था और डर बनाने का तरीका बहुत अलग था। देखो, वो हमेशा सेना के किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे तालमेल बना लेता था। जैसे कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, उसके साथ उठा बैठ बहुत अच्छी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मिलना, बातें करना, उसकी चर्चाएं फिर पूरी सेनाओं में होती रहती थी कि देखो ये सिकंदर के बहुत करीबी व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठता उठता है। और एक दिन सिकंदर उसी व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा देता था, षड्यंत्र का आरोप लगा देता था कि मेरी हत्या करना चाहता है, ये स्वयं को शासक बनाना चाहता है, और अपने लोगों के बीच में ले जाके उसकी हत्या कर देता था, ठीक है।
हत्या करते था, जिससे कि सेना के बीच में डर उत्पन्न हो। क्योंकि जब सेनाएं एक लंबे क्षेत्र यानी अपने देश से दूर देश में हमला करने के लिए, लड़ने के लिए जाती थी, तो सेना को नियंत्रित करना मुश्किल होता था। और जब राजा सेना की बात नहीं मानता था तो सेना विद्रोह करके राजा की हत्या भी कर देती थी। तो इसलिए वो चाहता था कि ऐसा मेरे साथ ना हो, मेरी वो हत्या करने का कोई योजना ना बनाए। तो इसलिए डर बनाने के लिए अब सैनिक डर जाते थे कि यार देखो, सिकंदर अपने करीबी व्यक्ति को नहीं छोड़ रहा तो हमारा क्या हाल करेगा, वो तो बहुत करीब का व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी। तो उससे सेना में डर बना रहता था और सेना नियंत्रण में रहती थी। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की बात नहीं करता था। ये उसका डर बनाए रखने का कंसेप्ट था, अनुशासन बनाए रखने का तरीका था। सबका अपना अलग अलग होता है, सिकंदर का यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो, जब वो भारत की सरजमी पर आए, भारत से पहले उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। वहाँ लड़ाइयाँ जीतने में उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना संघर्ष हमारी सरजमी पर करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि भारतीय भूमि है, ऐसा नहीं कि कोई भी ज़मीन को ऐसे ही जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूरमा ज़मीन से पैदा होते हैं और उन सूरमाओं में एक सूरमा हमारा कौन भी था, पौरस भी था, वो वहाँ पे खड़ा था। भारत की मातृभूमि की ताकत का परिचय देने के लिए अलेक्जेंडर की सेना को वो झुका ही नहीं, उसने झुकने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम अपनी मातृभूमि के सामने अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो हमारी सरजमी का अपमान होगा। ठीक है, उसने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, आइए सामने बैठते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, अब उन्हें दिक्कतें क्या हुई, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दृश्य हाथी का। देखो, यूनानी जो थे वो शीत क्षेत्र से थे। आप देखें यूरोप में कितने जंगल मिलेंगे, बर्फ पड़ती है, और बर्फी क्षेत्र में आपको ज़्यादा जंगल नहीं मिलेंगे, और ऐसे जंगल नहीं होंगे जो उष्णकटिबंध क्षेत्र में मिलते हैं। यानी वहाँ पे हाथी नहीं होते थे यूरोप के अंदर। तो यूरोप की फौजों में हाथी नहीं होते थे। जब वो भारत में आए तो भारत एक ग्रीष्म क्षेत्र एरिया था, और यहाँ पे वर्षा तापमान दोनों ही अच्छा रहता है, और यहाँ के जंगलों में क्या पाए जाते थे, हाथी। और भारतीय राजा उन हाथियों को अपनी सेनाओं में युद्ध लड़ने के लिए सम्मिलित करके रखते थे, और लड़ने का तरीका अलग होता था। जैसे कल युद्ध होगा तो आज रात को हज़ारों हाथियों को मदरा पिलाई जाती थी, और जब उधर से विपक्षी सेना ने मदरा इतनी पिलाते थे जिससे कि हाथियों का संतुलन खराब कर दें। ठीक है, संतुलन खराब होने के बाद उन्हें छोड़ा जाए और वो एकदम पागलों की तरह फौज की तरफ भागे। उन्हें पिंजरों में बंद करके कपड़े से ढक के लेके जाते थे, और जब से विपक्षी सेना उनकी तरफ, भारतीय राजाओं की तरफ हमला करने के लिए भागती थी, अचानक से पिंजरों से हाथियों को खोल देते थे हज़ारों की ताकत में। अब सोचो, हज़ारों की ताकत में विदेशी सेना की तरफ या विपक्षी सेना की तरफ सेना की तरफ हाथी भाग के आए तो क्या भावनाएं होंगी, है ना। भावनाएं तो बिल्कुल खत्म होनी ही, क्योंकि अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इस बात का डर होगा कि सामने से हाथी भाग के आ रहा है, और मैं इतना बाहुबली हूं नहीं कि हाथी को लात मार दूंगा, हाथी साइड में गिर जाएगा और मैं सीधा भाग के निकल जाऊंगा। अगर सीधा भागा तो हाथी के पाँव में कुचल के मारे जाएंगे। ये वो तितर बितर हो जाते थे, कोई किसी दिशा में भाग जाता था, कोई किसी दिशा में भाग जाता था, कुछ पीछे ही भाग के चले जाते थे। ऐसा किस लिए किया जाता था, जिससे कि सेना का नियंत्रण खराब किया जा सके, और एक बार सेना का नियंत्रण खराब हो जाता था तो सेना को पराजित करना बहुत आसान होता था, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। नियंत्रण खराब, युद्ध हाथों से निकल गया, ठीक है, पराजय निश्चित होती थी। इसलिए हाथियों का उपयोग करते थे, और ये बहुत बड़ी समस्या होती थी जिन फौजों में हाथी होते थे उनसे लड़ने में यूनानी सेनाओं को। ठीक है, अब देखो, पौरस की फौज में हाथी थे और वो अपनी पूरी सेना के साथ कहाँ पे था, झेलम नदी पर बैठा था। कहते हैं उसके पास एक अच्छी फौज थी, यानी कहते हैं उसकी फौज में 30,000 सैनिक थे। ठीक है, हजारों अश्वरोही सेना थी। अश्वरोही का मतलब कि उसके पास हजारों की ताकत में घोड़े थे। ठीक है, 300 रथ थे। ठीक है, हाथी थे हजारों की ताकत में। ठीक है, एक उसके पास अच्छी फौज थी, लगभग 30,000 का सैन्य बल मानते हैं कि 30,000 सैनिक उसके पास थे। अब देखो, जब वो पौरस झेलम नदी पे खड़ा था, अलेक्जेंडर ने आदेश दे दिया कि भाई झेलम नदी को पार करो। तो वर्षा होने की वजह से झेलम में उफान ज़्यादा था, बांध बनाना बहुत मुश्किल था, तो पौरस को लगा कि युद्ध होगा नहीं और यूनानी सेनाएं झेलम नदी से ही वापस लौट के चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन बहुत जिद्दी मिजाज का व्यक्ति था अलेक्जेंडर। उसने कह दिया कि नदी तो पार करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है, क्योंकि हमें चैलेंज दिया है पौरस ने। ठीक है, तो उसने कह दिया कि नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, कुछ दिन बीते, पौरस को लगा कि यूनानी सेनाएं बांध नहीं बना पा रही हैं, तो वो यहाँ से वापस ही लौट के जाएंगे, इसलिए वो पीछे हट गया, झेलम नदी से पीछे चला गया और पीछे हट के अपनी बड़ी फौज को लेके चला गया। वहाँ पे कुछ सैनिक उसने तैनात कर दिए 2000 की मात्रा में, और इसमें उसका पुत्र भी इस सेना के साथ उपस्थित था कि अगर कभी उसकी सेनाएं झेलम नदी को पार कर लें तो आप हमें तुरंत आदेश कर देना, हम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर नदी के पास में आ जाएंगे और वहीं पे ही युद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक दिन वर्षा हो रही थी और उस दिन वर्षा के समय पर
धोखे से झेलम नदी को पार करा लिया अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को, और एक छोर से वो दूसरे छोर पर पहुंच गया। जैसे ही पोरस के पुत्र को पता चला कि यूनानी सेनाएं नदी को पार कर चुकी हैं, तो उन्होंने वहाँ पे हमला किया और बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़े, और लड़ते हुए सारे सैनिक मारे गए। सिकंदर की सेना ने पोरस के बेटे के साथ उन सारे सैनिकों की हत्या कर दी, सब मारे गए। बाद में समाचार पोरस को दिया गया। पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस क्षेत्र में लड़ने के लिए आ गया, झेलम, और जिसे झेलम का युद्ध कहते हैं, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ। अब देखो, कुछ लोगों ने इसका नाम हाइडिस्पीज नाम रखा, ठीक है, और कुछों के द्वारा इसे वितिस्ता का युद्ध कहा गया। अब बात करते हैं कि झेलम क्या है। तो ये तो पता है कि झेलम नदी का नाम था, तो झेलम नदी के पास में युद्ध हुआ, इसलिए झेलम का युद्ध कहते हैं। देखो, झेलम का युद्ध और झेलम नदी को किस नाम से जानते थे प्राचीन समय? वितिस्ता के नाम से। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, वो पूछ लेता है कि वितिस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो झेलम का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध, ठीक है। यूनानी लेखकों के द्वारा झेलम नदी को हाइडिस्पीज लिखा गया, तो इसलिए लिख देते हैं हाइडिस्पीज का युद्ध। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। और ये भी पूछ लेता है कि सिकंदर भारत कब आया, तो कब आया? 326 ईसा पूर्व में आया। और झेलम और हाइडिस्पीज पर 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। तो ये युद्ध किसके बीच था? सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है, वहां पे उसके पुत्र मारे गए। सिकंदर की फौज पर पोरस ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ हमला किया, लेकिन परिस्थितियां ही पोरस के अनुकूल नहीं थे, है ना, परिस्थितियां प्रतिकूल थी। जिस समय युद्ध हुआ उस समय ही वर्षा शुरू हो गई, और जो पोरस का क्षेत्र था वो तराई क्षेत्र था, और तराई क्षेत्र को, यानी जो नदी के पास के समीपतम का एरिया होता है, हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र, यानी दलदली क्षेत्र हो गया। और जहाँ दलदली क्षेत्र हो जाएगा वहाँ हाथियों को चलने में बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो एक बड़ी समस्या क्या हुई? हाथियों को वहाँ पे लड़ने में, हाथियों पर सवार सैनिक थे, उनको युद्ध करने में बहुत दिक्कतें हुई। दूसरा, उस समय के जो धनुष होते थे, जो तीर कमानी होती थी, वो इस प्रकार की नहीं थी जैसे कि आज के समय पर होती है। पहले जो तीर होते थे, जो धनुष होते थे, वो ऐसे थे जिनको जमीन पर टेकना पड़ता था, और जमीन पर टेकने के बाद लक्ष्य को भेदना पड़ता था, यानी बड़े होते थे। अब देखो, कहीं पे वर्षा हो जाए, मिट्टी वहाँ पे फिसलन की हो जाए, वहाँ पे उसे रखना, लक्ष्य को भेदना बहुत मुश्किल था। यानी वो मारना कहीं और जाते थे और चला कहीं और चला जाता था, लक्ष्य कहीं और है और तीर कहीं और निकल जाता था। तो काफ़ी दिक्कतें थी, यानी परिस्थितियाँ ही उसके अनुकूल नहीं थी। इसी कारणवश पोरस को वहाँ पे पराजय भी देखनी पड़ी सिकंदर के साथ। लेकिन युद्ध का माहौल बहुत अलग था। कहते हैं कि जब सिकंदर वहाँ पे लड़ने के लिए आए तो सिकंदर का सामना पोरस के ताऊ के साथ हुआ, और जब पोरस के दाऊ ने अलेक्जेंडर को देखा तो उसने अपनी बर्छी को उठाकर सिकंदर की तरफ प्रहार किया, सिकंदर को मारने के लिए। लेकिन उस बर्छी से सिकंदर बच गया, और वो बर्छी उसके घोड़े को जा लगी। और मैंने आपको बताया था घोड़े का नाम बहुकेफला इसका घोड़ा था, जिस घोड़े पर 12 साल बैठकर सिकंदर के द्वारा युद्ध किया गया। तो बहुत ज़्यादा लगाव था उस घोड़े के साथ, और उस घोड़े को जैसे ही बर्छी लगी, घोड़ा तुरंत ज़मीन पर गिरा और सिकंदर भी घोड़े से नीचे गिर गया। और ये दृश्य जब सिकंदर की सेना ने देखा तो वहाँ पे डर गए, क्योंकि 12 साल के युद्ध कैरियर में कभी भी सिकंदर घोड़े से नीचे नहीं गिरा। देखो, सिकंदर हमेशा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाए रखता था, इसलिए वो हमेशा अपनी सेना में आगे बढ़ के लड़ता था, जिससे कि उसकी सेना में एक मनोबल बना रहे, ठीक है। ऐसा नहीं था पीछे बैठा होता था, गार्ड्स लेके बैठा होता था, बिल्कुल नहीं। वो एक अच्छा योद्धा था, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। एक अच्छा सेना नायक था, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। अब वो हमेशा आगे से लिए लड़ता था। अब उस पर प्रहार हुआ, वो ज़मीन पर गिरा, उसका घोड़ा वहाँ पे मारा गया। सेना में भी एक डर उत्पन्न हुआ, और उस दिन पोरस की सेना उसके ऊपर हावी ही रही, यूनानी सेना के ऊपर। और उस दिन उसने उस समय को, उसके बाद का जो समय था, उसे शोक में ही गुजार दिया, बहुकेफला के शोक में। जो उसका प्रिय घोड़ा था वो वहाँ पे मारा गया। उसके बाद जो अगले दिन का युद्ध था उसमें अलेक्जेंडर बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसका घोड़ा मारा गया, उसकी सेना का मनोबल गिर रहा था। उसकी सेना को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो इस युद्ध को पोरस ना जीत जाए, और अगर पोरस जीत गया तो हमारा तो वर्चस्व ही खत्म, हमारा क्या वजूद रह जाएगा। लोग किसको एक महान शासक और एक महान योद्धा मानेंगे? पोरस को ही, ठीक है। वो था भी, इस बात में कोई दोहराई भी नहीं है। अब अगले दिन सिकंदर ने फिर हमला किया पोरस की सेना पर, और इस हमले में सिकंदर की सेना हावी रही पोरस की फौज पर, और पोरस की फौज के अंदर खलबली मच गई।
और सैनिकों ने युद्ध क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर दिया। या तो सैनिक वहाँ पे मारे गए या वो युद्ध छोड़कर भागने शुरू हो गए। पोरस हाथी पर बैठ के लड़ता था और ये भारतीय राजाओं की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती थी, क्योंकि हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता था कि भाई वो बंदा राजा है, उसको टारगेट करो, उसे खत्म करो, युद्ध जीत लो। और जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो घोड़ों पर बैठे होते थे, उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन सा राजा है, कौन सा सेनापति है, ठीक है। तो उसे निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता था। सेम यूनिफॉर्म में ही वो वहाँ पे रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय शासक थे वो हाथी पर बैठ के लड़ते थे और सब एक ही व्यक्ति को टारगेट करते थे। और पूरे युद्ध में सबने टारगेट ही पोरस को किया। वो अपने हाथी के खेमे पर बैठ के लड़ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्रहार किए गए और कहते हैं कि उसके शरीर पर उस समय 9 बहुत बड़े घाव थे। लेकिन बुरी तरह से घायल होने के बाद भी पोरस वीरता से युद्ध को लड़ता ही रहा, उसने युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा। लेकिन जब उसकी सेना युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागना शुरू हो गई, वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागना शुरू हो गई, तो उसके बाद पोरस भी हताश हो गया। हताश होने के बाद पोरस ने अपनी सेना का रुख अपने क्षेत्र की तरफ कर लिया, अपने हाथी का रुख, और वो चला गया। और जब आप युद्ध क्षेत्र को छोड़ दोगे तो विजयी कौन होगा? सिकंदर। तो इस युद्ध को कौन जीत गया? यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर इस युद्ध को जीता। जीतने के बाद क्या होता है कि जो सिकंदर है वो पोरस के लिए कहता है कि भाई आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है कि वो आत्मसमर्पण करें मेरे सामने, और अपना एक राजदूत भेजता है उसके पास में। और वो राजदूत कौन था? अम्बी था। और मैंने आपको बताया कि अम्बी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का, और पहला देशद्रोही जिसने विदेशी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, युद्ध नहीं किया। अब देखो वो इससे क्यों नाराज था? वो इसलिए नाराज था कि उसे युद्ध करना था। वो कुछ ना कुछ क्षति तो यूनानी सेना को पहुंचाता ही अगर युद्ध करता, ठीक है। दूसरा देखो, अम्बी ने यूनानी सेना का समर्थन किया तो उसने भारतीय शासकों के लड़ने की पद्धति के बारे में बताया कि किस प्रकार से भारतीय शासक लड़ते हैं, सेना के लड़ने का तरीका क्या होता है, सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए तो सब पोरस को ही टारगेट कर रहे थे। उसने बताया कि भारतीय सेनाओं में तुरंत खलबली मच जाएगी यदि उनका राजा मारा जाए युद्ध में, वो तुरंत युद्ध को छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसलिए सब पोरस को ही टारगेट कर रहे थे, उसे ही मारने के लिए लगे हुए थे। भाई उसे मान लो, युद्ध जीत लो, युद्ध आसानी से जीत जाएंगे। तो यानी उस पराजय में एक बड़ी भूमिका किसकी रही? अम्बी की रही। शायद अम्बी ने आत्मसमर्पण ना किया होता यूनानी सेना के सामने तो शायद पोरस युद्ध में पराजित भी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे अम्बी उसकी तरफ आ रहा होता है, पोरस बुरी तरह से घायल था, 9 शरीर में घाव थे, हाथी के खेमे पर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने घोड़े को उसकी तरफ आते हुए देखा और उसे जैसे ही महसूस हुआ कि अम्बी है, उसने तुरंत खेमे से अपनी बर्छी को यानी भाले को उठाना शुरू कर दिया। अब जैसे वो भाले को उठाने लगा, अम्बी भी सिकंदर पोरस की तरफ देख रहा था। अब जब उसकी तरफ देख रहा तो उसे लगा कि भाई ये बंदा अपने दिमाग में कुछ खलबली मचा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे मारने के लिए भाला उठा रहा हो। वो समझ जाता है। वो जैसे ही देखता है कि भाई ये सिर्फ इंतजार कर रहा है कि मैं कब इसकी भाले की रेंज में आ जाऊँ, है ना। पोरस था, नीरज चोपड़ा तो था नहीं कि भाला फेंक के मारता और मार देता। अब रेंज में आएगा तभी भाला फेंक के मारेगा वो, तो रेंज में आने के लिए वेट कर रहा था। लेकिन अम्बी पहले ही समझ गया और उसने घोड़े का रुख पीछे की तरफ मोड़ना शुरू करा। लेकिन जैसे ही पोरस को लगा कि वो अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़ रहा है, उसने तुरंत जोर से अपनी भुजाओं से भाले को फेंक के मारा और उस भाले के वार से अम्बी बच निकला, ठीक है। और इस दृश्य के बारे में एक सिक्के से पता चलता है, जिन सिक्कों पर हाथी के खेमे पर बैठा हुआ पोरस और एक व्यक्ति घोड़े से पीछे की तरफ भागता हुआ ऐसे देखता हुआ दृश्य है, जिसमें वो बर्छी फेंक रहा होता है। तो जो बर्छी फेंकने वाला व्यक्ति है वो पोरस होता है, ठीक है, और भागने वाला व्यक्ति कौन होता है? अम्बी होता है, जो तक्षशिला का राजा था। अब वो बच गया, वो भाग के गया सिकंदर के पास कि भाई मैं नहीं समझाऊंगा पोरस को। समझाने गया, वो तो मुझे निपटाने का काम कर रहा था। अब सोचो आप किसी को समझाने जाएं और आप पे कोई फायरिंग कर दे तो आप क्या समझाने की फिर पुनः इच्छा रख पाओगे कि भाई मैं एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ? डर ही जाओगे। वो मना कर देता है, कहते चलो ठीक है फिर पोरस को खत्म कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो पोरस को जानता था उसका मित्र था मेरुस, ठीक है। वो कहता है सिकंदर से कि देखो एक बार आप मुझे मौका दो, मैं समझाता हूँ, और पोरस आत्मसमर्पण करने के लिए एग्री हो जाएगा, वो अनुमति दे देगा, ठीक है। जैसे ये बात कही तो सिकंदर ने एक मौका दे दिया कि ठीक है जाओ आप बात कर लो। तो ये वही दृश्य है जहाँ पर पोरस को आत्मसमर्पण करने के लिए कौन बनाता है? मेरुस बनाता है, और वो आत्मसमर्पण कर देता है यूनानी सेना के सामने। यानी वो अपनी तलवार को इस प्रकार से दे रहा होता है। बाद में यूनानी सेना उसे बंधक बना लेती है। बनाने के बाद किसके सामने लेके जाती है? सिकंदर के सामने। देखो सिकंदर के सामने जब पोरस को लेके जाया जाता है तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता, निडर भाव के साथ वो खड़ा होता है सिकंदर के सामने।
है ना, बिल्कुल जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी के सामने सनी देओल खड़े होते हैं उसी अंदाज में खड़ा हो जाता है। लेकिन वो पराजित था, बुरी तरह से घायल था, बंधक था। और बंधक होने के बाद सिकंदर उससे एक बात पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, है ना। जब उस बात को कहता है तो सिर्फ पौरस वहाँ पे एक ही जवाब देता है जो एक राजा राजा के साथ करता है, मेरा सर काट दिया जाए, लेकिन मैं आपके सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, ठीक है, मैं आपके सामने सरेंडर नहीं करूंगा, आप मेरी हत्या कर सकते हैं। इस बात को देखने के बाद सिकंदर बहुत प्रसन्न होता है, कहता है यार मैंने 12 साल के युद्ध जीवन में तुम्हारे जैसा बहादुर व्यक्ति नहीं देखा। सीधी बात है, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, हत्या भी कर सकता हूँ, सर भी काट सकता हूँ, मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बंदा निडर है, वो कभी उसे डरा ही नहीं। उसे लगा कि यार ऐसे व्यक्ति को मारना नुकसान का सौदा है, क्योंकि उसे अभी भारत में और भी आगे अभियान करने थे, आगे और भी युद्ध करने थे, और उन युद्धों में उसे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी जो निडर भाव हों। उसे लगा कि यार इस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने में फ़ायदा है, नुकसान नहीं, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अपनी फौज में सेना नायक होगा तो सेना को और ताकतवर कर देगा। उसने बुद्धिमानता दिखाई और उसने पौरस से आलिंगन किया और उसे अपना मित्र बना लिया और पौरस के क्षेत्र को उसे ही सुपुर्द कर दिया सिकंदर ने। ठीक है, जो भी क्षेत्र था उसे सुपुर्द किया गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्षेत्र पर अभियान करने की बात की, ठीक है, क्योंकि जो अगला एरिया था वो कहाँ पे होना था, जो आगे हमला होना था, अब वो मगध की तरफ था। ठीक है, मगध पे हमला किया जाना था। अब जो इस समय मगध था वहां पे किसका शासन था, नंदों का, नंद वंश का। और नंद वंश का इस समय राजा कौन था, घनानंद। ठीक है, घनानंद इस समय राजा था मगध का। अब देखो, जब उसने कहा कि देखो वो युद्ध को जीते, झेलम के क्षेत्र पर उनका नियंत्रण हो गया, पौरस को मित्र बना लिया, उसका क्षेत्र उसने उसे ही सुपुर्द कर दिया और आगे व्यास नदी को पार करने का आदेश दिया गया कि अब हम व्यास नदी को पार करके मगध पर हमला करेंगे। लेकिन जो पौरस के साथ लड़ाई हुई, उस लड़ाई में सिकंदर बेशक जीत गया, लेकिन नुकसान सिकंदर का ही हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस लड़ाई ने यूनानी सेना के मनोबल को गिरा दिया। अब जब उसने कहा कि व्यास नदी को पार करेंगे, मगध पर हमला होगा, उसने आदेश दे दिया, वो अपने खेमे में चला गया। बाद में सैनिकों में आपस में चर्चाएं शुरू हो गई कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम आगे कोई अभियान पे नहीं जाएंगे, अब हम यहाँ से ही वापस लौटेंगे, जितना लड़ना था लड़ लिए। ठीक है, अब सोचो 12 साल से कोई सेना निरंतर लड़ रही होगी और थक तो गई ही होगी। और दूसरा थकने का उसका कई कारण मानते हैं, कोई एक तो रीज़न नहीं था कि वो थक गए इसलिए उन्होंने मना कर दिया, कई रीज़न मानते हैं। पहला, यानी जब वो भारत में आई तो भारत की सरजमी पर उन्हें जीत हासिल करना बहुत मुश्किल हुआ, आसानी से वो भारतीय शासकों को पराजित नहीं कर पाए। छोटी छोटी जनजातियों से जीतने में भी उन्हें बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। ठीक है, और उन्हें युद्धों में ऐसा भी लगता था छोटी छोटी जनजातियों से लड़ने के दौरान भी कि कहीं हम युद्ध में पराजित ना हो जाएं। पौरस ने यूनानी सेना का और भी ज़्यादा मनोबल गिरा दिया कि छोटे से क्षेत्र के राजा को पराजित करने में इतनी दिक्कतें हो गई। अब सोचो, मगध जैसे साम्राज्यों को पराजित करना कितना मुश्किल है। और मगध उस समय सबसे ताकतवर था, उसके पास लाखों की फौज थी, लगभग 4 लाख पैदल सैनिक थे मगध की सेना में, हजारों हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, एक विशालकाय फौज थी। और अपनी पूरी फौज को लेकर घनानंद उस समय व्यास नदी के ही समीपतम खड़ा था। उसे पता था कि भाई झेलम के युद्ध को जीतने के बाद अलेक्जेंडर व्यास नदी को पार करेगा ही, पंजाब में प्रवेश करेगा, वहाँ हमला करेगा, और वो मगध का क्षेत्र था, तो इसलिए पहले से लगते हाथ स्वागत करने के लिए वहाँ पे वो खड़ा हुआ था। अब सेना आपस में चर्चा हो गई कि छोटो, जब 30,000 सैनिकों को पराजित करने में हमें इतना संघर्ष करना पड़ा, तो सोचो 4 लाख की फौज के साथ लड़ने में हमें कितनी दिक्कतें होगी, ज़रूरी थोड़ी हम युद्ध को जीत ही जाएंगे। अब मनोबल गिरना शुरू हुआ। मैं पता है कि यहाँ की लड़ाइयाँ इतनी आसान लड़ाइयाँ नहीं हैं। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या इनकी फौजों में हाथी हैं, हमारे पास हाथी नहीं है। ये हजारों की ताकत में हाथियों को लेके आते हैं, सेना की तरफ हाथी को छोड़ देते हैं। और उस समय मगध के पास और भी 2 खतरनाक हथियार थे, रथ मूसल। बाहुबली फिल्म तो देखी होगी, बाहुबली फिल्म में रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार देखे होंगे आपने, है ना, किसी ने देखी हो, देखी तो होगी, बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है बाहुबली। रथ मूसल क्या था कि एक रथ सा होता था जिसमें बैलगाड़ियों को बांध दिया जाता था, उसमें पंखे लगा दिए जाते थे और उन बैलगाड़ियों को विपक्षी सेना की तरफ छोड़ते थे। और जब बैल उनको रथ मूसल को लेके भागते थे तो पीछे से तीर कमानी से सपोर्ट दिया जाता था। अब सोचो, बैल छोड़े जाएंगे और यदि सपोर्ट नहीं होगा तो विपक्षी सेना बैलों को मार के वहीं ख़त्म कर देगी।
तो इसलिए पीछे से बाणों से सपोर्ट दी जाती थी, तीर कमानी की जाती थी, पीछे से हजारों सैनिक बाण दागते थे विपक्षी सेना की तरफ, जिससे कि वो बचाव करें। और जब वो बचाव करेंगे तो रथ मूसल को लेके बैल उनकी सेनाओं के अंदर घुस जाएंगे, और जब सेना के अंदर घुस जाएंगे तो सबको काटते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पीछे से हजारों की ताकत में उन्हें सपोर्ट दिया जाता था बाणों के साथ, एक साथ प्रहार करके। महाशिला कंटक कहते कि बड़े बड़े किलों को तोड़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता था। उस समय की मशीन ही थी, इसमें बहुत भारी भारी पत्थरों को रखकर प्रहार किया जाता था, और विपक्षी सेना पर बहुत भारी भारी पत्थरों को दागा जाता था। और उसके बाद युद्ध में मगध की तरफ से हाथी उतरते थे, हजारों की ताकत में मदरा पिला के हाथी को छोड़ देते थे। अब सोचो, कोई रथ मूसल से बचेगा, महाशिला कंटक से बचेगा, हाथी से बचेगा, उसके बाद लाखों की फौज में मगध की सेना से लड़ना होगा। इतना बाहुबली तो कोई नहीं होगा, 3 स्टेप से बच के चौथी जगह पहुंचेगा, है ना, मारा तो जाएगा ही बंदा, क्योंकि एक प्रकार का पूरा मगध चक्रव्यूह बना के चलता था। अब वो डरने लग गए कि नहीं भाई, अब लड़के थक चुके हैं, अब वापस ही लौटेंगे। अब इसके कई कारण थे। दूसरा कारण क्या था कि इस समय बारिश होने की वजह से उत्तर भारत की नदियों का उफान बहुत ज़्यादा था। उत्तर भारत में नदियाँ बहुत ज़्यादा थी, उन्हें पता था कि नदियों को पार करने में बहुत दिक्कतें होंगी, झेलम को पार करने में भी उन्हें बहुत दिक्कत देखनी पड़ी। ठीक है, तीसरा कारण यानी वो मगध की विशालकाय फौज को देख के डर गए। पौरस ने उनकी सेना के मनोबल को गिराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और सैनिकों ने मना कर दिया। अब उन्हें घर की भी याद आने लग गई कि भाई 12 वर्ष पहले कोई घर को छोड़ के चला हो, विवाह करके निकला हो, अब उसकी पत्नी उसके इंतजार में तो नहीं रहेगी। उसे पता है युद्ध पे गया आदमी पिकनिक पे थोड़ी, है ना, मारा भी जा सकता है। तो किसी न किसी के साथ प्रेम प्रसंग करके चली गई हो, तो इस बात का भी डर खाने लग गया। और मेन कारण क्या था कि वो 12 साल से लड़ते हुए कुछ उनमें बीमार थे, कुछ अपंगित हो चुके थे। अब उनमें वो ऊर्जा ताकत नहीं थी, क्योंकि एक तरफ जो मगध के सैनिक थे वो एकदम ऊर्जावान थे, वो एक युद्ध करते और वो 12 साल से युद्ध करते हुए आ रहे थे। तो उन्हें लगा कि यार अब हमें वो ताकत नहीं है जो ताकत मगध के सैनिकों के अंदर है। कुछ लोग हमें बीमार हैं, कुछ अंग भंग हो चुके हैं, तो उन्हें लगा कि यहाँ से वापस लौटना ही हमारे हित के लिए होगा। सैनिकों ने मना कर दिया। जब सैनिकों ने मना किया तो जो उसका सेनापति था, जल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसे कह दे कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, हम व्यास के पार नहीं जाएंगे। बाद में सेल्यूकस निकेटर ने इस बात को किसको कहा? सिकंदर से, कि सेना आगे कूच करने से मना कर रही है। ठीक है, अब वो आगे कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ से वापस लौटना चाहते हैं। ठीक है, ये बात सिकंदर से कह दी गई। सिकंदर इस बात पे बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसका सपना था इस पूरे क्षेत्र को जीतने का। वो अपनी सेना के बीच में आया और उसने एक बहुत मोटिवेशनल भाषण दिया, जिससे कि वो एकदम भावनाओं में आए और एकदम भावुक हो जाएं और उसके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन अब इस भाषण में बहुत देरी हो चुकी थी। अब अपने मन में वो इस बात को बिठा चुके थे कि वापस ही लौटना है। कोई फर्क नहीं पड़ा उसके भाषण का। इस बात पर सिकंदर नाराज हुआ अपनी सेना से, और नाराज होते हुए अपने खेमे की तरफ चला गया। उसे लगा कि मैं इस प्रकार का व्यवहार करूंगा, सैनिक भावुक हो जाएंगे, सेनापति से पूछेंगे कि सिकंदर क्यों नाराज हो गया, पूछो, फिर मैं अपनी इच्छा जाहिर करूंगा कि एक युद्ध और कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस लौट के चल देंगे, वो मान जाएंगे। लेकिन अब इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो खेमे में रहा और वो 1-2 दिन तक किसी से नहीं बोला, ना उसने कुछ खाया, वो चुप अपने खेमे में ही रहा। लेकिन उससे कोई पूछने के लिए नहीं गया कि भाई क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों चुप बैठे हुए, क्या बात है बताओ। सैनिकों ने कह दिया कि बाढ़ में जाओ, हम जाने वाले नहीं, हम तो यहाँ से वापस ही लौटेंगे, अब तेरे साथ हम मरने वाले नहीं भाई। जब उसे लगा कि भाई अब सैनिक मन से मान चुके हैं, वो वापस ही लौटना चाहते हैं, तो उसने फिर आदेश जारी कर दिया कि अब हम व्यास नदी से ही वापस लौट जाएंगे। और उसने आदेश कर दिया कि वापस चलने की तैयारियां करो। और उसने फिर झेलम नदी के क्षेत्र में यूनानी परंपरा के आधार पर यज्ञ कराया। जो उसके साथ सैनिक उस समय पर लड़ने के लिए आए, जो उसके साथ युद्धों में मारे गए, उनके लिए उनकी आत्माओं की शांति के लिए उसने यज्ञ संपन्न किया। और झेलम के पास में बहु केफला नामक एक नगर भी उसके द्वारा स्थापित किया गया, और वहाँ से वो वापस चल दिया। लेकिन जब वो वहाँ से वापस चला तो अब उसे बहुत दिक्कतें और भी देखनी थी। अब सोचो, आप किसी मोहल्ले में पहली बार जाओ और जो भी मिले मोहल्ले में आप गाल पे थप्पड़ मारते हुए निकलो, जो भी मिले, ना आप उसे जानते ना वो आपको जानते, और आप कहो कि भाई हमारे सामने सर झुकाओ, हमारे सामने सर झुकाओ। अब इस मोहल्ले में से कोई भी आदमी हमारे आगे से निकलेगा, सर झुका के जाएगा, ना आप उसको जानते ना वो आपको जानते, आप पीटते हुए निकल जाओ। आपको पता रास्ता यही, आना भी यहीं से ही पड़ेगा, तो इंतजार भी करेंगे वो लोग कि अब के आ तो जा, तुझे महान हम कर देंगे, तुझे ताकतवर हम बना देंगे। तो जिन जनजातियों को वो दमन करके निकला था, अब वो जनजातियां इंतजार कर रही थी सिकंदर के वापस लौटने का। और इन्हीं में एक जनजाति थी मशक। देखो, मशक वो जनजाति है जिसे लड़ते हुए सिकंदर घायल हुआ था। ठीक है,
और जब वो लौट के जा रहा है तो मशक जनजाति ने लड़ने का पहले ही निर्णय कर लिया था सिकंदर की सेना से, तो इसलिए मशक जनजाति के द्वारा अपने पारिवारिक लोगों को खुद ही मार दिया गया अपने हाथों से। अपने बच्चे और अपने बीवी बच्चों को जिंदा ही उनके द्वारा जला दिया गया। अब सोचो, जिसने अपने परिवार को अपने हाथों से ख़त्म किया हो और वो लड़ने के लिए बैठा हो, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, मरना और मारना। वापस लौटना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपना सब कुछ खो चुका था उस लड़ाई के लिए। उन्हें पता था कि हम विद्रोह करेंगे और विद्रोह में हम मारे जाएंगे, और हम मारे गए तो हमसे कहीं ज़्यादा शोषण सिकंदर की सेना इनके साथ करेगी। इसलिए उन्होंने खुद ही हत्या कर दी अपने परिवार वालों की और बैठ गए। और जब वो वहाँ से गुजरा, उसके ऊपर हमला हुआ और इस हमले में सिकंदर घायल हो गया। लेकिन उसने मशक जनजाति का दमन कर दिया, सब वहाँ पे मारे गए, और इसी हमले में घायल हो जाने की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई। यानी जो मशक जनजाति के द्वारा उसे घाव दिए गए, वो घाव फिर ठीक नहीं हो पाए। जैसे जैसे वो अपने क्षेत्र की तरफ बढ़ा, उसका स्वास्थ्य वैसे वैसे खराब होना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत गिरने लग गई। उसे लगने लगा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो उसने एक दिन अपनी इच्छा अपने अधिकारियों के बीच में जाहिर भी की कि देखो, मेरा मृत्यु कहीं भी हो जाए, लेकिन मुझे दफन सिर्फ मेरी सरजमी में ही करना। यानी आप मुझे मैसेडोनिया में ही दफन करना, ऐसा नहीं कि कहीं रास्ते में दफन करके चले जाओ। ठीक है, ये उसकी अंतिम इच्छा थी। अब देखो, सिकंदर की भी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। अब उसे फिर धीरे धीरे अपनी माँ की भी याद आने लगी। जब मृत्यु करीब होती है तो अपने किसी न किसी प्रिय व्यक्ति को याद आती है। होता ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जब लगता है कि समय करीब है तो बोल देते हैं कि भाई मेरे लड़के को बुला दो, लड़की को बुला दो, उसको बुला दो। तो उसने भी कहा कि भाई मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु होने से पहले आप एक बार मेरी माँ से मेरी मुलाकात करा दो। उसने इस बात को कहा अपने अधिकारियों के बीच में। उसने कहा कि चिकित्सक अधिकारियों को बुलाओ। जो उस समय चिकित्सक अधिकारी, जो चिकित्सक यानी उस समय के डॉक्टर होते थे, जो सिकंदर का इलाज करते थे, उनके पास आए। उनसे कहा कि भाई आप मुझे एक दिन के लिए जीवित रख दो, क्योंकि जब उसने इच्छा जाहिर की थी तो उस समय वो बात मैसेडोनिया पहुँचेगी और वहाँ से उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए चल दी। उसने कहा कि बस कुछ दिन तक जीवित रख दो, जब तक मेरी माँ मेरे पास तक नहीं आ जाती या मैं अपनी माँ के पास तक नहीं पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जीवित रख दो, कैसे भी करके मुझे बचा लो तब तक के लिए। और तुम अगर मुझे बचा लोगे, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कमाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को कहता है। जितने चिकित्सक अधिकारी वहाँ पे होते हैं, बहुत उदास और विनम्र आंखों से वो सिकंदर की तरफ देखते हैं, एक उदास भावना से, आंखों में आंसू भरते हुए। और वो कह देते हैं कि अब ये मुश्किल नहीं है, ये आसान, मतलब ये मुमकिन है, हम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं बहुत धन दूंगा, कोशिश करो, आप बहुत बड़े चिकित्सक अधिकारी हो, कर सकते हो तुम। जब वो कहते हैं कि मना कि नहीं, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जब तक आपकी माता आपके पास तक पहुँचेंगी तब तक आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इस बात को देखते हुए सिकंदर बहुत उदास होता है, भावुक होता है। कहता है कि यार, जिस धन को कमाने के लिए मैंने लाखों लोगों की हत्याएं की, लाखों लोगों से संपदाएं छीनी, वो धन मेरे काम क्षण भर के लिए भी नहीं आया। वो धन मुझे क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रख सकता, क्षण भर के लिए भी। ठीक है, वो मुझे कुछ समय तक जीवित नहीं रख सकता। जिस धन को मैं जीवन भर लोगों से छीनता आया, लोगों से प्राप्त करता आया, वो मेरे क्षण भर काम नहीं आया। सिकंदर को ये बात जहन में आ गई कि साथ कुछ नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाएगा, चाहे आपने कितनी भी संपदा को क्यों नहीं कमाया हो। इसलिए उसने कहा कि देखो, मेरी मृत्यु तो तय है और मेरे पास अब ज़्यादा समय भी नहीं है, लेकिन जब मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को जब निकाला जाए तो मेरे जो शरीर के हाथ हैं वो मेरी अर्थी से बाहर होनी चाहिए। पता ना कि भाई बोल देते हैं अर्थी से बाहर। अब अर्थी से बाहर हाथ रखने के लिए उसने क्यों कहा था? उसने कहा कि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि जितने सिकंदर ने अपने जीवन में इतना धन कमाया, वो भी साथ कुछ नहीं लेके जा पाया। कुछ आपके साथ नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए जब उसके पार्थिव शरीर को निकाला गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी अर्थी से उसके हाथ बाहर थे। लोगों ने उस दृश्य को देखा। जिला आपने सुना भी होगा कि साथ कुछ नहीं जाता, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। सिकंदर भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया। इतनी संपदा आप कमा भी नहीं सकते जितनी संपदा उसने अपने जीवन में एकत्रित कर दी। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और उसे लास्ट समय पर लगा भी कि यार, एक महान बनने की खामे की होड़ में मैं लग गया। ठीक है, लोगों की हत्या करके ही महान नहीं बना जा सकता, उदार कार्य करके भी महान बना जा सकता है। इस बात का उदाहरण इतिहास में अशोक है, जिसने लोगों के सर काट के महानता नहीं स्थापित की, अपनी प्रजा के प्रति कार्य करके उसने अपने आप को महान बनाया। ठीक है,
और बाद में जो सिकंदर था, अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की, जो मृत्यु थी वो कहाँ पे हो गई थी? बेबीलोन में। और बेबीलोन कहाँ पड़ता है? ईरान में। यानी रहने वाला कहाँ का था? मकदूनिया का। मृत्यु कहाँ पे होगी? बेबीलोन, ईरान के अंदर। और मकबरा कहाँ पे बना इसका? यानी जहां इसे दफन किया गया, अलेक्जेंड्रिया। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में जुड़ा हुआ है अलेक्जेंड्रिया। और अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? मिस्र में। अब देखो, इसने तो कहा कि यार मुझे वहां दफन कर देना, मेरी सरजमी हो, लेकिन यहां पे क्यों कर दिया गया? अब देखो, ईरान में मरा। अब मैं आपको मैप दिखाता हूं। अब आप देखेंगे जब ईरान में हुई, और ईरान कहाँ है? ये रहा, ठीक है, ईरान के शहर में। और यहाँ से वो कहाँ से चला? ईरान, इराक, सीरिया, फिर मिस्र, मिस्र से कहाँ जाना था? भूमध्य सागर, फिर यूनान, और यूनान से कहाँ पहुँचना था? मकदूनिया में। उस समय उनके पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो उसके शरीर को बदबू से बचा सके, गलाव से बचा सके। अब एक समय के बाद तो शरीर में आप देखें डिकम्पोजन होना शुरू होगा ही। अब ईरान में वो हुआ, उसको लेके चल दिए, धीरे धीरे उसकी शरीर में डिकम्पोजन होना शुरू हो गया और शरीर से बदबू आना शुरू हो गई। और उस बदबू से जो उसके अर्थी को लेके चलता था वो बीमार हो जाता था, वो मरने की स्थिति पर पहुंच जाता था। बड़ी मुश्किल से वो उसे कहाँ तक ले जा पाए? मिस्र तक। और उसके बाद सैनिकों ने मना कर दिया, भाई अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं इसे आगे तक लेके जाने की, कहीं ऐसा ना उसे आगे ले जाने के चक्कर में हम ही आगे निकल जाएं, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उसे कहाँ पे दफन कर दिया गया? उसे दफन कर दिया गया अलेक्जेंड्रिया में ही, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो मकबरा है मिस्र के अंदर, जो उसका मकबरा जहाँ पे इसे दफन किया गया, हाथ एकदम ऐसे खाली ही रखे गए जब इसके शरीर को वहाँ पे दफन किया गया। और बेबीलोन से अलेक्जेंड्रिया तक अर्थी से बाहर ही उसके हाथ रखे गए थे, जिससे कि लोगों को एक संदेश मिले कि आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। और एक फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सिकंदर था उसकी सेनाएं किस नदी से वापस लौट के चलेंगी? तो आपको पता ही होगा किस नदी से वापस लौट के चलेंगी, व्यास नदी से ही वो वापस लौट गए, ठीक है। चलो आज के लिए हम अपनी क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, अगर आगे हम एक और टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अब आप इस बात को अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे कि अलेक्जेंडर को भारत की सरजमी पर सिकंदर क्यों कहते हैं, सिकंदर महान मूर्ख कहा गया, ठीक है। और देखो वो बड़ा रक्त पिपासु मिजाज का व्यक्ति भी था, इस बात में कोई दौराई नहीं है। कहते हैं कि वो कहता है कि जब मैं अपनी मयान से तलवार को बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरी तलवार तभी मयान में वापस जाती, तब उसमें रक्त लग जाता है, खाली तलवार को निकालने के बाद मैं वापस मयान में नहीं रखता, ठीक है। और एक ऐसा हुआ भी, तक्षशिला में एक अश्वक साम्राज्य था, एक छोटा सा क्षेत्र था, और उस साम्राज्य के जितने भी सैनिक थे वो सिकंदर से लड़ते हुए मारे गए थे। वहाँ की महिलाओं ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए सिकंदर की सेना के सामने तलवारें उठा ली, हथियारों को उठा लिया। उन्हें लगा कि यूनानी सेना स्त्रियों को देख के हमला नहीं करेंगी, लेकिन सिकंदर ने उन सारी स्त्रियों को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया, उन सबकी वहाँ पे हत्या कर दी गई। और ये कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर की वीरता पर कलंक था। अब कहीं वीर व्यक्ति को ये चीज़ें शोभा नहीं देती, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को इतिहास में एक महानता के रूप में रखा गया। देखो, आपको हमेशा दो आधार पर देखा जाएगा कि आप सकारात्मक कितने थे, नकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव तथ्य के आधार पर, कि आपने कितना बेहतर किया और बुरा किया तो कितने बुरे स्तर पर आपने कार्य किया, क्योंकि इन दो ही पहलू पर आदमी की पहचान होती है। तो शासन पद्धति में तो सिकंदर कोई महान शासक नहीं था। वो महान किस में हुआ? महान हुआ युद्ध नीति में। यानी 12 साल के युद्ध जीवन में कभी उसने कहीं भी कोई पराजय नहीं देखी। उसकी इस युद्ध नीति के आधार पर ही सिकंदर को एक महानता के रूप में रखा गया, ना ही वो पूरे विश्व को जीत के गया, एक छोटे से क्षेत्र को ही उसने जीता, ठीक है। इस वाले एरिया को वो जीता, बस इस वाले एरिया को ही जीतने की वजह से उसे पूरे विश्व का विजेता भी कहा गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वो यूरोप की तरफ हमला करने के लिए गया, रशिया की तरफ उसने हमले किए, उसने चीन जैसे क्षेत्र को जीता, वो संपूर्ण भारत को भी नहीं जीत पाया, सिर्फ तक्षशिला के क्षेत्र से ही जीत कर वापस लौट के चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस हमले से होता क्या है कि इस हमले का एक बड़ा फायदा यही होता है कि अब दो संस्कृति आपस में जुड़ती हैं, यूनान संस्कृति और भारतीय संस्कृति का आपस में मिल मिलाप होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापस लौट कर गई तो उस समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो मैंने आपको बताया नंद वंश उस समय शासन कर रहा था मगध के ऊपर। और भारत इस समय कितनी ताकतों में विभाजित था? 28, ठीक है। इस समय भारत में 28 शासक थे, 28 स्वतंत्र शासकों में विभाजित था इस समय भारत, ठीक है। और वो वहाँ से ही वापस लौट के चला गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।